अच्छा, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नंबर इंडिया's number one teaching institute, Eureka Academy. I'm Deepak Kumar, your reasoning educator, and today we are going to discuss some previous year questions on UGC NET Paper 1 Logical Reasoning. So before starting this session, please don't forget to like, share, and subscribe the channel, and also hit the bell icon to be in touch with us for the further updates. And session would be in bilingual, in English and Hindi both. So let's start the session. तो सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं, सारे प्रीवियस ईयर आए हुए हैं और आप हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखोगे और वो बातें जो ज़्यादातर बच्चों के ऊपर से जाती हैं, समझ नहीं आती है ना। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो नहीं मिलेगा, हाँ बस थोड़ा बहुत आपको हिंट जरूर मिलेगी कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि ये क्लास तो है नहीं, टेस्ट है ना। फिलहाल बातों को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है और कोई भी बैच ज्वाइन करना है आपको नेट का, DSSP का, तो डिटेल नंबर आपके सामने दिया हुआ है। आप इन गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो और इंक्वायरी ले सकते हो ना, डिटेल ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 सामने है और लिखा हुआ है व्हेन इन्फरेंस इज बेस्ड नॉट ऑन कॉजेशन बट ऑन यूनिफॉर्मिटी ऑफ को एग्जिस्टेंस एज द केस ऑफ इन्फेरिंग क्लोवेन हूप्स ऑफ एन एनिमल बाई इट्स हॉर्न्स इट इज कॉल्ड। तो आपने इन्फरेंस पढ़ा हुआ है और इन्फरेंस में पता है कि एक क्लासिफिकेशन के हिसाब से इन्फरेंस 3 तरीके के होते हैं, पूर्ववत, शेषवत एंड समन्वितो दृष्टा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा इन्फरेंस काम कर रहा है। पूर्ववत है, शेषवत है, समन्वितो दृष्टा है और पक्षधर्मता है। पक्षधर्मता तो खैर अलग पार्ट है। ये 3 अनुमान माने गए हैं, इन्फरेंस माने गए हैं। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा अनुमान, कौन सा इन्फरेंस काम करेगा। थोड़ा सा आपको बता देता हूं। पूर्ववत अनुमान होता है जहां पे हम क्या करते हैं, इसको बेसिकली इन शॉर्ट हम कहते हैं द इन अनपरसीव्ड इफेक्ट फ्रॉम अ परसीव्ड कॉज। इसको ऐसे बोलेंगे, अनपरसीव्ड इफेक्ट फ्रॉम अ परसीव्ड कॉज। यानी कि कॉज आपके सामने है और कोई अनपरसीव्ड इफेक्ट कोई इफेक्ट के बारे में आप गैस करने लग जाओ, तो उसको क्या कहते हैं, पूर्ववत अनुमान कहते हैं। शेषवत अनुमान ठीक इसका उल्टा होता है। वहां पे क्या होता है, इट इज लाइक अनपरसीव्ड कॉज फ्रॉम अ परसीव्ड इफेक्ट। इफेक्ट आपके सामने होता है और कॉज को आप परसीव करने लग जाते हो, तो उसको शेषवत अनुमान कहते हैं। समन्वितो दृष्टा क्या होता है, जहां पे इन्फरेंस कॉज पे बेस्ड ना होके किस पे, दोनों के को एग्जिस्टेंस पे बेस्ड होता है। तो ऐसे अनुमान को क्या कहते हैं, समन्वितो दृष्टा। और ये थर्ड टाइप है ऑफ इन्फरेंस। और पक्षधर्मता क्या होता है, हेतु का मिडिल टर्म, यानी कि स्मॉक का माउंटेन में होना, पर्वत में होना। इन दूसरे तरीके से हेतु का मतलब मिडिल टर्म और पर्वत का मतलब माइनर टर्म। तो मिडिल टर्म का माइनर टर्म में होना, इसी रिलेशन को क्या कहते हैं, पक्षधर्मता कहते हैं। तो खैर इस क्वेश्चन का आंसर है समन्वितो दृष्टा। आगे बढ़ेंगे। There must be intelligent life on other planet. No one has proven that there is not. तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सी फैलिसी है। फैलिसी का मतलब होता है एरर। तो लॉजिकल रीजनिंग में कुछ एरर होती हैं जिनको हम बेसिकली अगर क्लासीफाई करें तो 2 तरह की फैलिसी मानी गई हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सी फैलिसी है। देयर मस्ट बी एन इंटेलिजेंट लाइफ ऑन अदर प्लेनेट्स, यानी कि जब हमारे पास कोई चीज को मान लेना बिना किसी एविडेंस के, क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है इसलिए हम इन बात को मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक फैलिसी अकर करती है और उस फैलिसी को कहते हैं अपील टू इग्नोरेंस, हाँ या ना। और ये इनफॉर्मल फैलिसी कहते हैं इसको। और फॉल्स ऑल्टरनेट क्या होते हैं, इसको फॉल्स डिलेमा भी कहते हैं। इसको एक नाम और आपने पढ़ा होगा, इसको फॉल्स डिलेमा भी कहते हैं। और क्या होता है फॉल्स डिलेमा, फॉल्स डिलेमा होता है कि जब आपको कोई 2 ऑप्शन दिए जाएं आउट ऑफ मैनी, तो इस चीज को कहते हैं फॉल्स डिलेमा। स्लिपरी स्लोप क्या होती है, जहां पे कोई एक इनवैलिड आर्ग्यूमेंट मिले आपको, है ना, चीजें स्लिप करती जाएं और आखिरी में एक इनवैलिड आर्ग्यूमेंट मिले, तो उसको स्लिपरी स्लोप कहते हैं। अच्छा खैर डिटेल में इससे ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, नहीं तो क्लास हो जाएगी फिर वो। हैस्टी जनरलाइजेशन होता है, हैस्टी का मतलब जल्दबाजी में डिसीजन लेना, तो वहाँ पे जो एरर अकर करती है उसको हैस्टी जनरलाइजेशन कहते हैं, और ये भी आपका इनफॉर्मल फैलिसी में आता है। तो खैर योर आंसर इज अपील टू इग्नोरेंस। आगे बढ़ेंगे।
अगला है साउंड, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। तो आप यहाँ पे एक फैलेसी अकर कर रही है ना, फैलेसी अकर कर रही है, तो आपको बताना है कौन सी फैलेसी है ना। अब हित्वाभास के 5 टाइप माने गए हैं, है ना, सभ्य विचार या अनाय कांतिका, है ना, सत प्रतिपक्ष, वो 5 टाइप, ये काफी सारे लिखे भी हो, है ना, वदित भी लिखा हुआ है, विरुद्ध भी लिखा हुआ है, असित भी लिखा हुआ है, 3 ये और 2 मैंने जो अभी आपको बताया, तो ये मिलके 5 तरह से फैलेसी अकर कर सकती है। ये 5 टाइप होते हैं हित्वाभास के। तो आपको पूछ रहा है साउंड इज एटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड, तो यहां पे जो मिडिल टर्म है प्रोड्यूस, वो अपने प्रिमाइस को यानी कि साध्य को खुद ही डिस्प्रूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो चीज प्रोड्यूस या पैदा होती है वो नष्ट भी होती है, और ये कह रहा है प्रोड्यूस होती है इसलिए एटर्नल है, जो कि गलत बात है, यानी कि ये इसको खुद ही डिस्प्रूव कर रहा है। और अगर खुद ही डिस्प्रूव कर रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, यानी कि विरोध कर रहा है ना, और विरोध कर रहा है तो यहां पे विरुद्ध हो जाएगा। ये किस टाइप की फैलेसी हो जाएगी, विरुद्ध हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वी डोंट स्टॉप फॉर गैस सोन देन वी विल रन आउट ऑफ गैस, इफ वी रन आउट ऑफ गैस देन वी विल बी लेट फॉर द वेडिंग, एंड देयरफॉर वी डोंट स्टॉप फॉर गैस सोन देन वी विल लेट फॉर वेडिंग। अभी हम स्लिपरी स्लोप की बात कर रहे थे, एंड इट्स अ काइंड ऑफ स्लिपरी स्लोप लिखा हुआ है। अब पहचानने में बहुत आसानी होगी, फटाफट करके बता दो कौन सी फैलेसी अगर करेगी यहां पे। तो ये बेसिकली स्लिपरी स्लोप तो नहीं लिखा यहाँ पे, बट ये चेन आर्गुमेंट नथिंग बट स्लिपरी स्लोप ओनली, है ना। तो डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे, चेन आर्गुमेंट। और चेन आर्गुमेंट बेसिकली होता है जहां पे जो घटनाएं हैं वो स्लिप करती जाती है। जैसे अगर मैंने आज क्लास नहीं ली तो मेरे 2 मार्क्स कम हो जाएंगे, क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट मैं नहीं कर पाऊंगा। 2 मार्क्स कम हो जाएंगे तो मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, और जब मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा तो पापा मुझे डांटेंगे। तो ये क्या है, ये सारी घटनाएं एक दूसरे से लिंक हो रही हैं, एक चेन बन रही है। इस और दिस इज नथिंग बट अ स्लिपरी स्लोप, फिसलन ढलान कहते हैं इसको हिंदी में। और यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, चेन आर्गुमेंट। तो ये चेन आर्गुमेंट होगा, डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला 5th नंबर लिखा हुआ है, वी बिकम बिल्डर्स बाई बिल्डिंग एंड वी बिकम जस्ट बाई डूइंग व्हाट इज जस्ट। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट व्हाट कैन नॉट बी असर्टेड। यानी कि ऐसी कौन सी बात है जो न्याय संगत नहीं हो सकती, सही नहीं हो सकती, फटाफट करके बता दो। लॉजिकल रीजनिंग इज बेसिकल, लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही आसान पार्ट होता है, हलवा पार्ट होता है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं, बस कुछ ही चीजों पे फोकस करना है, गलती होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। खैर टाइम, अब इतना टाइम काफी था। तो यहां पे लिखा हुआ है कि वी बिकम बिल्डर्स बाय बिल्डिंग एंड वी बिकम जस्ट डूइंग व्हाट इज जस्ट, यानी कि हम वो बन जाते हैं जो करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या चीजें जो नहीं हो सकती। तो मैन इज अ वर्चुअस बीइंग, मैन एक गुड़ी प्राणी है, इसको तो कोई गलत नहीं कर सकता। सेकेंड वन, वर्चुअस आर लाइक स्किल, जो गुण होते हैं वो कौशल होते हैं, या जो वर्च्यू हैं आपके वर्च्यूज हैं वो स्किल है, इसमें को भी कोई गलत नहीं कर सकता, बिल्कुल सही बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये तो। स्किल्स आर अक्वायर्ड बाय परफॉर्मिंग रिलेवेंट एक्टिविटी, अरे भाई ऐसा करने से ये चीज आएगी, है ना, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है।
कि ये चीज 2-4 दिन करो तो ये क्या आ जाएगी, आप में ये स्किल्स आ जाएंगी। तो ये भी बिल्कुल बात सही लिखी हुई है। डी पार्ट, वर्च्यू इज अ मैकेनिकल एंड नॉन इथिकल स्किल, ये तो बात समझ ही नहीं आता। वर्च्यू मैकेनिकल कब से होने लगा, है ना, एंड ये नॉन इथिकल कब से होने लगा, इथिकल होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ये नहीं हो सकता, और रॉन्ग ही पूछा है उसने, तो यही आंसर हो जाएगा। व्हाट कैन नॉट बी असर्टेड, यानी कि डी पार्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 6 नंबर करके बताओ। तो एक असर्शन रीजन से क्वेश्चन है, अभिकथन आपको दिया हुआ है, अत्यंत अभाव, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, अत्यंत प्लस अभाव। अभाव का मतलब किसी चीज की लैकिंग, अभाव होना। तो अत्यंत अभाव इज अटर्नल, अटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, जो कभी नष्ट ना हो। तो रीजन दिया हुआ है यहाँ पे, इफ अ पर्टिकुलर थिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन अ पर्टिकुलर लोकस, यानी कि लोकस का मतलब कहीं पे किसी चीज का होना, एट एनी टाइम, देन इट इज सेड दैट देयर इज अत्यंत अभाव ऑफ दैट थिंग। कह रहा है कि अगर कोई चीज किसी पर्टिकुलर लोकस में नहीं है तो उसे अभाव कहते हैं। तो सही बात है भाई, यही तो अत्यंत अभाव की डेफिनेशन होती है। यानी कि ये बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड आर जो रीजन है वो अपने असर्शन को कंप्लीटली एक्सप्लेन भी करता है। तो ए पार्ट आंसर हो जाएगा। आई होप बातें समझ आ रही हैं आपको, है ना। यही करते हैं हम असर्शन रीजन में, यही चीजें मैंने आपको क्लास में सिखाई भी हैं। आगे बढ़ेंगे, 7th नंबर करके बताएंगे। आर्ग्यूमेंट से क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा, इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता था। मैं अभी थोड़ी देर पहले यही कुछ करा रहा था आपको क्लास में। देखो, अच्छा एक काम करो, इनको ड्रॉ कर लो। ये एक प्रमेश दी है आपको, ऑल पिक्स आर शीप। कैसे ड्रॉ करोगे, ऑल पिक्स आर शीप, तो आप कहोगे सर पिक को अंदर बना लेंगे, बाहर शीप लिख लेंगे। ये बात समझ आती है आपको, है ना। उसके बाद क्या है, ऑल शीप्स आर गॉट, तो आप कहोगे ऑल शीप्स आर गॉट, यानी कि इसके ऊपर गॉट आ जाएगा। अब कह रहे हैं देयर फोर, ये कंक्लूजन है, देयर फोर ऑल पिक्स आर गॉट। तो आपको पता है जब हम अंदर से बाहर की पिक से गॉट पे जाओगे, अंदर से बाहर की तरफ जाओगे, तो ऑल प्लस सम दोनों सही होता है, यानी कि ये एक वैलिड आर्गूमेंट है। और जो प्रीमाइसेस हैं वो भी ठीक है, प्रीमाइसेस भी ठीक है, और ये एक वैलिड आर्गूमेंट है। तो वैलिड आर्गूमेंट कहीं पे लिखा हुआ है, अ वैलिड आर्गूमेंट बिकॉज इफ द प्रीमाइसेस वर ट्रू एंड कंक्लूजन वुड हैव बीन ट्रू, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन के हिसाब से भी ए ओनली आंसर होगा इसका। आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर करो, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, पीछे कई सेट में पूछा हुआ है ये, और ये हेतुआभास से क्वेश्चन है। हेतुआभास का मतलब होता है हेतु, हेतु का अभाव, हेतु का मतलब मिडिल टर्म। और मिडिल टर्म को क्या क्या कहते हो आप, मिडिल टर्म को आप हेतु भी कहते हो आप, है ना, हेतु कहते हो, लिंग भी कहते हो, साधना भी कहते हो। मिडिल टर्म को क्या कहते हो, पक्ष कहते हो, है ना। मेजर टर्म को क्या कहते हो, साध्य कहते हो। तो ये एक रिलेशन होता है इंडियन लॉजिक एंड वेस्टर्न लॉजिक में। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, तो आपको हिंट मिल जाएगी। विरुद्ध बेसिकली क्या होता है, जहां पे मिडिल टर्म itself disproves the proposition और द साध्य। जहां पे मिडिल टर्म खुद ही प्रपोजिशन या साध्य को रॉन्ग प्रूफ कर देता है, वो विरुद्ध होता है, यानी कि उसके विरुद्ध में आ जाता है। बाधित, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नॉन इन सॉरी, मैं यहां पे लिख देता हूं। बाधित क्या होता है, नॉन इन्फ्रेंशियली
कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल, कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। नॉन इन्फ्रेंशियली का मतलब है कि ये यहां पे जो विरोध होता है वो किसी एक्सटर्नल फोर्स से होता है। जैसे आपने देखा फायर इज कोल्ड, फायर कोल्ड लिखा हुआ है बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस, क्योंकि ये एक सब्सटेंस है। लेकिन जब उसे आपने टच करके देखा, टच करके अनुभव किया, तो ये एक प्रत्यक्ष अनुमान हो गया, है ना। यानी कि सामने से टच करके देख रहे हो आप, प्रत्यक्ष अनुभव करके देख रहे हो। तो जब आपने अनुभव किया तो आपने देखा ओ ये तो हॉट है, तो वहां से ये क्या हो गया, गलत प्रूफ हो गया। तो इसीलिए इसको कहते हैं नॉन इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडल। ये बधित का ये बधित को कहते हैं नॉन इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल। विरुद्ध को क्या कहते हैं, मिडिल टर्म इट सेल्फ डिस्प्रूव द प्रोपोजिशन। यहाँ पे जो मिडिल टर्म है वो खुद ही प्रोपोजिशन को डिस्प्रूव कर देता है, गलत कर देता है। और असिद्ध को क्या कहते हैं, द फैलिसी ऑफ अनप्रूवन मिडिल, द फैलिसी ऑफ अनप्रूवन मिडिल। मिडिल का मतलब हेतु। और सभ्य विचार ये पहला टाइप होता है हेतुआभास का। सभ्य विचार को जैनिज्म के हिसाब से, जैन धर्म के हिसाब से अनाय कांतिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनाय कांतिका भी कहते हैं। और ये बेसिकली क्या होती है, ये होती है फैलिसी ऑफ इरेगुलर मिडिल, इरेगुलर मिडिल। अब इरेगुलर मिडिल क्या होता है, जहां पे जो मिडिल है वो अपने प्रपोजिशन से रेगुलरली यानी कि यूनिफॉर्मली रिलेट ना करे, है ना, उसका नेचर बदलता रहे। तो फैलिसी ऑफ इरेगुलर मिडिल को कहते हैं सभ्य विचार। और इसको जैनिज्म के हिसाब से, जैन के हिसाब से अनाय कांतिका भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। खैर इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस। जब हम बाहरी फोर्स से टच करके देखेंगे तो ये हॉट निकलेगा, यानी कि ये खुद ही तो बाहरी किसी फोर्स से डिस्प्रूव कर देगा, ये गलत हो जाएगा। तो जब किसी बाहर से ये डिस्प्रूव होता है तो इसको नॉन इन्फ्रेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल कहते हैं। और यहाँ पे आंसर होगा बधित। आंसर क्या होगा, बधित, यानी कि सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ आई। ये बधित एंड विरुद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। असिद्ध को कहते, असिद्ध क्या होता है, द फैलिसी ऑफ अनप्रूवन मिडिल। सभ्य विचार होता है द फैलिसी ऑफ इरेगुलर मिडिल, जहां पे जो मिडिल है वो इरेगुलर हो, यूनिफॉर्म इन नेचर ना हो। चलो खैर 9th नंबर करके बताओ। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट इज मोरली रॉन्ग बिकॉज इट इज इथिकली इम्पॉसिबल टू इन्फ्लिक्ट डेथ पनिशमेंट फॉर क्राइम। तो बेसिकली द फैलेसी इज बैगिंग द क्वेश्चन। ये बैगिंग द क्वेश्चन ये इनफॉर्मल फैलेसी का टाइप है। बैगिंग द क्वेश्चन ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली क्या होता है, मैं आपको जहां पे क्या हो, आर्ग्यूमेंट of the premises, argument of the premises assumes the truth of the conclusion, the truth of the conclusion।
इंस्टीड ऑफ सपोर्टिंग इट, यानी कि जो आर्ग्यूमेंट या जो मिडिल टर्म का काम होता है कि प्रीमाइसिस कंक्लूजन को सपोर्ट करना, है ना, कंक्लूजन को सपोर्ट करना, लेकिन यहां पे क्या करता है, ये पहले से ही कंक्लूजन को अज्यूम कर लेता है कि ये पक्का सही होगा, यानी कि पहले से मान लेता है कि जो ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन, पहले से ये प्रीमाइसिस, आर्ग्यूमेंट ऑफ द प्रीमाइसिस अज्यूम्स द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन इंस्टीड ऑफ सपोर्टिंग इट, यानी कि उसे प्रीमाइसिस को अपने कंक्लूजन को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो पहले से क्या कर लेता है, उसको अज्यूम कर लेता है, तब एक फैलिसी अकर करती है, और उस फैलिसी को क्या कहते हैं, बैगिंग द क्वेश्चन, और ये इनफॉर्मल फैलिसी के अंदर आती है। इट कम्स अंडर द इनफॉर्मल फैलिसी ऑफ द फैलिसी चैप्टर, है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सांख्य स्कूल। सांख्य स्कूल किसने दिया था, ऋषि कपिल ने दिया था, ऋषि कपिल ने दिया था। ऋषि कपिल आपने नाम सुना होगा, है ना। ऋषि, कोई इनको कहता है कि ये ब्रह्मा के पुत्र थे, कोई कहता है ये अग्नि के अवतार थे, और अगर हम इनको एक कहानी, एक किंवदंती माने तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है सिद्धा नाम कपिलो मुनि, है ना। ये जब अर्जुन को उन्होंने गीता का उपदेश दिया तो वहां पे उन्होंने एक लाइन बोली है, सिद्धा नाम कपिलो मुनि, यानी कि जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया तो वहां पे उन्होंने बोला कि मैं ये हूं, यानी कि मैं पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ मैं ही हूं, तो उन्होंने वहां पे एक लाइन बोली है, सिद्धा नाम कपिलो मुनि, यानी कि मैं सिद्धों में कपिल मुनि हूं। तो वहां से आप इनकी श्रेष्ठता का अनुमान कर सकते हो, है ना। तो खैर यहां पे इसको सेश्वर सांख्य भी कहते हैं, अच्छा सॉरी, सांख्य को निरीश्वर सांख्य कहते हैं और योग को सेश्वर सांख्य कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सांख्य ईश्वर को नहीं मानता और योग ईश्वर को मानता है, तो इसी वजह से सांख्य को निरीश्वर सांख्य और योग को सेश्वर सांख्य कहते हैं, ठीक है। खैर इनको हमने बहुत डिटेल में बातें करी थी जब आप क्लास कर रहे थे। तो यहाँ पे एक वर्ड का मतलब होता है व्यक्ति, है ना, और ये जाति, आकृति, इन सब का वहां पे विवरण है। न्याय स्कूल ने जाति, वहां पे जाति क्या एक पदार्थ भी है, जहां पे वो 16 पदार्थों को मानता है ना, वहां पे जाति एक पदार्थ भी है। तो यहां पे जो आंसर था, जो शब्द का मतलब है व्यक्ति। आगे बढ़ेंगे, इन द लाइट ऑफ नेचर ऑफ रीजनिंग एंड आर्ग्यूमेंट पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो लिखा है एक इनवैलिड आर्ग्यूमेंट कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ और फॉल्सिटी इन द प्रीमाइस और कंक्लूजन। सेकंड, ये तो गलत नहीं हो सकता, एन इनवैलिड आर्ग्यूमेंट कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ, बिल्कुल गलत बात है भाई, एनी कॉम्बिनेशन थोड़ा ना हो सकता है। इनवैलिड तभी होता है जब प्रीमाइसेस ट्रू हो और जो आर्ग्यूमेंट हो वो गलत हो, वो अपने प्रीमाइसेस को सपोर्ट ना कर रहा हो, तो ये इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होता है। सेकंड, नो वैलिड आर्ग्यूमेंट कैन हैव द ट्रूथ प्रीमाइसेस एंड द फॉल्स कंक्लूजन, ये भी गलत बात। अच्छा हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एन इनवैलिड आर्ग्यूमेंट कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ, सॉरी, अच्छा यहाँ पे इनकरेक्ट बताना है, तो एन इनवैलिड आर्ग्यूमेंट कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ और फैल्सिटी इन द प्रीमाइसेस और कंक्लूजन, ठीक है। सेकंड है, नो वैलिड आर्ग्यूमेंट कैन हैव ट्रू प्रीमाइसेस एंड फॉल्स कंक्लूजन, ठीक है। थर्ड है, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कैन हैव ऑलमोस्ट वैलिड, ऑलमोस्ट वैलिड नहीं होता ये कंक्लूसिवली वैलिड होता है, डेफिनेटली वैलिड होता है ना, तो सी गलत हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा। और अगर मैं डिटेल में इसको बताऊं तो यहाँ पे एक टेबल याद रखो आप, अगर मैं P1 लिखूं, यहाँ पे P2 लिखूं और यहाँ पे कंक्लूजन लिखूं, तो ये हो जाएगा, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये हो जाएगा डेफिनेटली वैलिड का केस। अगर ये ट्रू है और ये ट्रू है, सॉरी, ये ट्रू है और ये फॉल्स है ना, एक काम करो इसको भी फॉल्स ले लो, तो ये प्रोबेबल वैलिड का केस आ गया। और अगर मैं क्या करूं, अगर मैंने इसको ट्रू कर दिया, इसको फॉल्स कर दिया और कंक्लूजन को ट्रू कर दिया, तो ये भी प्रोबेबल वैलिड का केस आ गया। अगर मैंने इसको भी फॉल्स कर दिया, इसको भी फॉल्स कर दिया, इसको भी फॉल्स कर दिया, तो ये भी प्रोबेबल वैलिड का केस आ गया। और अगर मैंने इसको ट्रू कर दिया, इसको ट्रू कर दिया और इसको फॉल्स कर दिया, तो ये इनवैलिड का केस आ गया। ध्यान रखना, इस अगर ये टेबल आपको याद आती है, अगर आपको इस पे काम करना आता है, तो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। आर्ग्यूमेंट में इंडक्टिव एंड डिडक्टिव से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता अगर ये टेबल आपको आती है। आपको पता है डिडक्टिव एंड इंडक्टिव का नेचर क्या होता है। तो खैर यहां पे आंसर हो जाएगा सी, सी है कहीं पे,
ओनली सी, यानी कि सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जूम करने की जरूरत है क्या? फटाफट करके बताओ। बैंड वैगन, स्ट्रॉमैन, रेड हेरिंग, बैगिंग द क्वेश्चन, ये सब हमने फैलिसी में पढ़ा हुआ है। इनफॉर्मल फैलिसी, बैंड वैगन क्या होता है, स्ट्रॉमैन क्या होता है, रेड हेरिंग क्या होता है, बैगिंग द क्वेश्चन क्या होता है। बैगिंग द क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था। बैगिंग द क्वेश्चन में क्या होता है? द आर्गुमेंट ऑफ द प्रीमाइसेस इटसेल्फ assumes द वैलिडिटी ऑफ द कंक्लूजन, और यानी कि वो कंक्लूजन को पहले से ही सही मान लेता है इंस्टीड ऑफ सपोर्टिंग इट। इट ऑलरेडी assumes द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन। चलो खैर बात करते हैं, टाइम ऑफ, समय सीमा समाप्त हुई। तो बैंड वैगन आर्ग्यूमेंट बैंड वैगन का मतलब होता है, पहले तो हम एक बात बताओ, रेड हेरिंग बहुत ही कॉमन वन है, और रेड हेरिंग का मतलब होता है डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन कहीं लिखा हुआ है, मिल गया। आर्ग्यूअर डिस्ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ ऑडियंस बाय रेजिंग द इररिलेवेंट इशू। तो रेड हेरिंग तीसरे नंबर पे चौथा मिलना चाहिए, तीसरे नंबर पे यानी कि सी पे चौथा मिलना चाहिए, एक ही में है, यानी कि सी पार्ट आपका आंसर हो गया। तो मेरे भाई सब पे काम करने की जरूरत नहीं है ना। इस तरह से भी अगर आपको एक दो भी आते हैं तब भी बता दोगे आप, है ना। अब बी सेकेंड, स्ट्रोमैन फैलिसी। स्ट्रोमैन फैलिसी का मतलब क्या होता है? स्ट्रो का मतलब होता है किसी बात को मिस रिप्रेजेंट करना, किसी बात को। स्ट्रो का मतलब, स्ट्रोमैन आपको पता है खेतों में स्ट्रोमैन बनाते हैं, खेतों में घास का पुतला बनाते हैं जिससे कि पक्षी उस उनके खेत को बेकार ना करे। तो यहाँ पे स्ट्रोमैन फैलिसी का मतलब होता है किसी बात को मिस रिप्रेजेंट करना, गलत तरीके से पेश करना, है ना, उसका मतलब बिगाड़ के पेश करना। तो आर्ग्यूअर मिस रिप्रेजेंट्स एन अपोनेंट्स पोजीशन, तो ये आ गया दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे रेड हेरिंग तो हमने कर ही लिया, चौथा हो गया, है ना। और एक क्या बचा? डी। डी क्या है? बैगिंग द क्वेश्चन। बैगिंग द क्वेश्चन अभी सिखाया था मैंने आपको, जहां पे आर्गुमेंट्स ऑफ द प्रीमाइसेस इटसेल्फ अज्यूम्स द ट्रूथ ऑफ द कंक्लूजन इंस्टीड ऑफ सपोर्टिंग इट। तो कहाँ पे अज्यूम करने की कुछ बातें चल रही हैं, कुछ ऐसा लिखा हुआ है अजम्पशन वगैरह। हाँ, आर्ग्यूअर अज्यूम्स द पॉइंट टू बी प्रूवन, तो बिल्कुल सही बात हो जाएगा, ये डी पार्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी, है ना। इतना एक्सप्लेनेशन काफी है, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो क्लास करिए, सारी बातें आपको एकदम समझ आएगी, है ना। और कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है, आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हो। और लॉजिकल रीजनिंग आपको बड़ी तसल्ली के साथ और बड़े आराम से पढ़ाया जाएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे आप, है ना। यहाँ पे तो खैर ज्यादा तो नहीं, बस थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन ही दिया जा सकता है ना। चलो यहाँ पे अब आपको पता है हेत्वाभास के 5 तरीके होते हैं, है ना। और
एक होता है असिद्ध। अब असिद्ध के अपने तीन तरीके होते हैं। असिद्ध असिद्ध कितने तरीके होते हैं? आश्रय असिद्ध, स्वरूप असिद्ध एंड व्याप्तव्य असिद्ध, है ना। तो फटाफट करके बताओ, ये टेबल मैच कराओ। चलो खैर, समय सीमा समाप्त हुई। आश्रय असिद्ध क्या होता है? तो बेसिकली असिद्ध होता है, असिद्ध होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, इट इज द फैलिसी ऑफ अनप्रूवन मिडिल। अनप्रूवन मिडिल, अनप्रूवन को ही हिंदी में असिद्ध कहते हैं। और आश्रय असिद्ध क्या होता है? जहां पे माइनर टर्म, जहां पे जो माइनर टर्म हो, माइनर टर्म इज नॉट रियल इन नेचर। तो यहां पे हमेशा एक एग्जांपल दिया जाता है स्काई लोटस का। तो स्काई लोटस कौन यहां पे दिया हुआ है सेकंड नंबर पे, ये क्या हो जाएगा? ये आश्रय असिद्ध का एग्जांपल हो जाएगा। यानी कि ए पे दो ए सेकंड से मैच करेगा, एक ही ऑप्शन में ऐसा है, यानी कि डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। व्याप्तव्य असिद्ध का मतलब होता है जहां पे व्याप्ति कंडीशनल हो, जहां पे जो व्याप्ति का नेचर हो वो कंडीशनल हो, है ना। व्याप्ति इज कंडीशनल। अब ये व्याप्ति क्या होती है? व्याप्ति इज द रिलेशन बिटवीन हेतु एंड साध्य। हेतु क्या होता है? मिडिल टर्म, एंड साध्य क्या होता है? मेजर टर्म। अच्छा, उसके बाद स्वरूप, अच्छा व्याप्तव्य हो गया। स्वरूप असिद्ध क्या होता है? स्वरूप असिद्ध होता है जहां पे जो माइनर टर्म है ना। स्वरूप असिद्ध की बात कर रहा हूं, जहां पे जो माइनर टर्म है, मैं यहां पे लिख देता हूं, स्वरूप असिद्ध में जो माइनर टर्म है, माइनर टर्म इज नॉट अनरियल, बट बिकॉज ऑफ द very nature of middle term, it cannot exist in minor term। तो मैं साथ साथ एक ठीक ठाक एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं जिससे आपको आंसर के साथ मतलब भी समझ आए, ठीक है ना। अच्छा, अब एक ये असाधारण सभ्य विचार है। तो सभ्य विचार तीन तरीके का होता है, साधारण, असाधारण, अनुपसंहारी, है ना। अब साधारण सभ्य विचार क्या होता है? सभ्य विचार अभी थोड़ी देर बताया था, चलो इसको भी बता देता हूं। जो सभ्य विचार है या जो अनैकांतिका है वो तीन तरह की होती है, साधारण, असाधारण, थोड़ी नाम इसके कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, साधारण, असाधारण एंड अनुपसंहारी। साधारण क्या होता है? जहां पे जो मिडिल टर्म हो वो ब्रॉड इन नेचर हो, है ना। और जहां पे दूसरा क्या है, यहाँ पे असाधारण दिया था, जहां पे मिडिल टर्म का जो नेचर होता है वो नैरो इन नेचर होता है। चलो खैर, इतना काफी है, आगे बढ़ेंगे। स्टेटमेंट दिया हुआ, जार डज नॉट एग्जिस्ट इन कॉमन टू ऑल काइंड्स ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, द जार विल एग्जिस्ट रिफर टू प्रीवियस। अच्छा, ये कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, गलती से यहां पे आ गया है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। और जार एक फाइल का नाम है, जार एक फाइल का नाम है। और अगर आंसर चाहिए तो इसमें दोनों सही है ना, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड और ट्रू। खैर आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर है अकॉर्डिंग टू न्याय। आपको पता है न्याय किसने दिया था? ऋषि गौतम ने दिया था, है ना। इनको अक्षपाद गौतम भी कहते हैं। न्याय दर्शन के संस्थापक किसे कहा जाता है? या प्रणेता, या हिंदी में संस्थापक को प्रणेता भी कहते हैं।
तो न्याय दर्शन के प्रणेता किनको कहा जाता है? ऋषि गौतम को। ऋषि गौतम। ये तथागत गौतम नहीं है, ऋषि गौतम बुद्ध नहीं है, ये ऋषि वो गौतम है जो राजा जनक के समय में थे। राजा जनक के समय में थे, इनकी पत्नी का नाम अहिल्या था, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो चीजों को, है ना। राजा जनक के समय में इनकी पत्नी का नाम अहिल्या था, आपने काफी सारी कहानियां सुनी होगी। अच्छा, तो इन्होंने कुछ पूछा है, क्या पूछा है कि न्याय के हिसाब से द फैलिसी ऑफ इरेगुलर मिडिल, तो आज ही की क्लास में मैं कई बार आपको बता चुका हूं, फैलिसी ऑफ इरेगुलर मिडिल को अनैकांतिका कहते हैं और इसी को सभ्य विचार भी कहते हैं, है ना। इसी को सभ्य विचार भी कहते हैं। कहीं कहीं पे ये आखिरी वाला इसको CARE भी लिख देते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। असिद्ध क्या होता है? द फैलिसी ऑफ अनप्रूवन मिडिल। सत प्रतिपक्ष क्या होता है? जहां पे एक मिडिल दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करे। बाधित क्या होता है? द इनफरेंशियली कॉन्ट्राडिक्टेड मिडिल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। इफ द स्टेटमेंट नो सेंस आर मटेरियलिस्ट इज गिवन एज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी इमीडिएट इन्फोर्ड टू बी ट्रू। मेरे भाई स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन पूछ लिया है, आपको पता है, मैं समझा देता हूं इसको, है ना। ये कह रहा है कि अगर नो वाला फॉल्स है तो ट्रू वाला बता दो, यही पूछा ना। नो वाला फॉल्स है तो आपको पता है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में कितने टाइप के प्रपोजिशन होते हैं? AEIO। ये ऑल होता है, ये नो होता है, ये सम होता है और ये सम नॉट होता है। और आपने पढ़ा होगा कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन इन दोनों में काम करता है, यानी कि एक सही है तो दूसरा पक्का गलत होगा, एक गलत है तो दूसरा पक्का सही होगा, है ना। इसको कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन कहते हैं। तो नो दिया है कि जो नो वाला है वो फॉल्स है, और अगर नो वाला फॉल्स है तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि डायगोनली ऑपोजिट सम वाला जो पक्का ट्रू हो जाएगा। और सम वाला अगर पक्का ट्रू हो जाएगा तो सम कहां पे लिखा हुआ है? ऑल सेंट्स आर सॉरी नो सेंट्स आर मटेरियलिस्ट, तो सम सेंट्स आर मटेरियलिस्ट आंसर हो जाएगा। सम सेंट्स आर मटेरियलिस्ट, बी ओनली बी आंसर हो जाएगा। सम सेंट्स आर मटेरियलिस्ट। आई होप आपको बातें समझ आ रही होंगी, है ना, समझ पा रहे होगे आप चीजों को। अगला करो, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंक्रीज द गवर्नमेंट रेवेन्यू वुड बी रेज द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स सिंस ओपिनियन पोल्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस पॉइंट पे। ओपिनियन पोल्स शो वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर दिस अप्रोच, विच ऑफ द फॉलोइंग फैलिसीज इज कमिटेड इन द अबव स्टेटमेंट। फटाफट करके बताओ। खैर, ओपिनियन पोल्स का मतलब है कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, है ना, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, तो ऐसा मान लेना चाहिए। तो ये अपील टू मेजोरिटी है, अपील टू मेजोरिटी है, अपील टू इमोशन नहीं हो सकता, मैंने ये बता चुका हूं, स्लिपरी स्लोप आपको बता चुका हूं। अपील टू इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी, ये भी इनफॉर्मल फैलिसी है, ये भी नहीं हो सकती यहां पे। तो अपील टू मेजोरिटी का मतलब होता है इसको लैटिन में एड पॉपुलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चलो दूसरे पेज पे बताता हूं। अपील टू पॉपुलिस भी कहते हैं इसको, अपील टू पॉपुलिस भी कहते हैं, लैटिन में एड पॉपुलम भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम लैटिन में है आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम, आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम। और यहां पे पॉपुलम का मतलब है पॉपुलेशन से, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, तो हमको भी ऐसा मान लेना चाहिए। और हिंदी में इसका मतलब है अपील टू पॉपुलेशन या अपील टू पीपल और कम्युनिटी, कम्युनिटी।
ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट नो सेंट्स आर मेटेरियलिस्ट। लॉजिकली इक्विवेलेंट पढ़ाया है, लॉजिकली इक्विवेलेंट में 3 रिलेशन पढ़ाए हैं मैंने आपको क्लास में, 3 रिलेशन पढ़ाए हैं लॉजिकली इक्विवेलेंट। लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रोपोजिशन कैसे पता करते हैं, तो मैंने 3 रिलेशन पढ़ाए हैं यहां पे, कन्वर्जन, ऑबवर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन। ठीक है, बाकी डिटेल पता करने के लिए क्लास ज्वाइन करो, सारी चीजें आपको डिटेल में बताई जाएंगी। तो यहां पे कह रहे हैं कि नो सेंट्स आर मेटेरियलिस्ट का लॉजिकली इक्विवेलेंट क्या होगा, तो ये हो जाएगा, आपको पता है नो दोनों साइड से वैलिड होता है, तो ये हो जाएगा नो मेटेरियलिस्ट आर सेंट्स, ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नीदर बोथ बी ट्रू एंड नॉर कैन बी फॉल्स। आपको पता है ना, तो दोनों साथ में ट्रू हो सकते हैं, ना ही दोनों साथ में फॉल्स हो सकते हैं, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन पूछ रहा है आपसे, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन पूछ रहा है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन पूछ लिया। और फिर से अगर मैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बताऊं तो 4 तरह की प्रोपोजिशन होते हैं, ए ई, ये ई है, आई एन ओ, ये ऑल होता है, ये नो होता है, ये सम होता है, और ये सम नॉट होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी इन दोनों और इन दोनों में काम करता है, डायगोनली काम करता है, और इनका मतलब ये होता है कि अगर एक ट्रू है तो दूसरा पक्का फॉल्स होगा, है ना। और ठीक वैसे ही अगर ये ट्रू हो गया तो वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक यहां पे भी वही सेम रिलेशन काम करता है। तो ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि नो वाला है, एक सेकेंड, प्रपोजिशन कहां पे दिया हुआ है, अच्छा कुछ नहीं, इन्हीं में से बताना है ना कौन से दो कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो अगर मैं इस पहले वाले को नो ले लूं, है ना, नो सेंट्स आर मेटेरियलिस्ट, तो आपको पता है नो सम के साथ बनाएगा, तो सम सेंट्स आर मेटेरियलिस्ट यानी कि ए और डी में काम कर जाएगा, ए और डी है कहीं पे, यानी कि सी आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से होते हैं क्वेश्चन फटाफट, सी आपका आंसर हो जाएगा। सी का मतलब ए एंड डी कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन बनाएंगे। एक आखिरी क्वेश्चन 20 नंबर करके बता दो, ये भी लॉजिकल इक्विवेलेंट से पूछा है, 3 ही रिलेशन काम करते हैं इसमें, कन्वर्जन, ऑबवर्जन, कॉन्ट्रापोजिशन, तीनों रिलेशन क्लास में कराए हुए हैं, तो गलती होने के चांसेस ना के बराबर हैं। चलो, तो अगर मैं पहला वाला प्रपोजिशन लिख लूं, ऑल सेंट्स आर मेटेरियलिस्ट, है ना, क्या लिखा हुआ है पहला, ऑल सेंट्स आर मेटेरियलिस्ट, है ना। इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट ऑबवर्जन में ऑबवर्जन में कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले है कि ऑबवर्जन ये कहता है कि क्वालिटी चेंज कर दो, क्वालिटी का मतलब नो लगा दो इसके साथ, तो नो सेंट्स, और क्या कहता है कि प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट्री लिख दो, तो नो सेंट्स आर नॉन, उसके बाद मेटेरियलिस्ट। आप देखोगे सेकंड नंबर पे यही लिखा हुआ है ना, तो ये दोनों लॉजिकली इक्विवेलेंट है। उसके बाद एक चीज आपने कॉन्ट्रापोजिशन में पढ़ी है, कहां पे पढ़ी है, कॉन्ट्रापोजिशन में पढ़ी है। अच्छा ये मिटा दिया मैंने, है ना, मैंने समझा दिया ये कैसे लॉजिकल इक्विवेलेंट हुआ। अब कॉन्ट्रापोजिशन बनाना है, तो कॉन्ट्रापोजिशन के लिए क्या करना है, कॉन्ट्रापोजिशन में तो कन्वर्जन कर दो पहले। कन्वर्जन क्या होता है, ऑल सेम रहने दो, मेटेरियलिस्ट यहां पे लिख दो, मेटेरियलिस्ट यहां पे लिख दो एंड सेंट्स यहां पे लिख दो, यानी कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को आपस में चेंज कर दो। उसके बाद क्या करो, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का कॉम्प्लीमेंट्री लिख दो, यही ऑल नॉन मेटेरियलिस्ट आर
तो मेरे भाई ये तीसरे नंबर पे लिखा हुआ और ये भी लॉजिकल इक्विवेलेंट है। देखो ये तीसरे नंबर पे यही लिखा हुआ है, ऑल नॉन मेटेरियलिस्ट आर नॉन सेंस, और ये तीनों, चौथा वाला नहीं है, ये तीनों एक दूसरे के लॉजिकल इक्विवेलेंट है, यानी कि डी आपका आंसर हो जाएगा। तो खैर इस तरह से हमने 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए। आई होप आंसर के साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ आया होगा, और कोई दिक्कत है तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेंगे। और ऐसे ही कुछ अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम भी करेंगे जो नेट ने एनटीए ने पूछे हुए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम फिर से कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए भाई प्रैक्टिस करते रहो बाकी, है ना।